Welcome to the 7th session of your NCERT Solutions series. We are going to discuss the question and answers of your chapter, the French Revolution. आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced to the French Revolution. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक फटाक से याद करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज सेशंस गाइस. हम यहाँ पे सीखने वाले हैं हमारे आंसर राइटिंग स्किल्स, कैसे आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ना कि मगअप किया जाए कि मैम ने आंसर बता दिया, ये मगअप कर लिया और वो जाकर के एग्जाम में लिखाएंगे. बिल्कुल भी नहीं. The idea of doing this series is for us to together discuss the question, to understand how do we approach the question, how do we understand the question, and then what do we write as the solution to that question. And that way we will be able to work on our skill of answer writing and enhance it more and more, and that is going to help us in the exams. Correct? वो हमें हेल्प करेगा एग्जाम्स में आंसर राइटिंग में. तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन में समझेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. सो द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग बच्चा कि आज हमें जो भी राइट्स मिले वो कौन कौन से आप कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्रेडिट दोगे, या वो ओरिजिनेट हुआ था, उन सारी चीजों की आइडियाज आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो राइट टू वोट. करेक्ट. आपको पता है कि ये टैक्सेस सब लोगों को देना पड़ता था और उसकी वजह से उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी. ठीक है, अब ये इक्वालिटी किस किस रिस्पेक्ट में नहीं थी और क्या क्या राइट्स हमें आज मिले. तो आज हर एक इंसान के पास राइट टू वोट है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है. पहले जो है 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे लोग, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, और सिर्फ एक इंसान, मतलब जिनके जो टैक्स पेयर्स थे वही वोट कर पाते थे, जिनके पास अपने एसेट्स अपनी प्रॉपर्टीज नहीं है वो वोट नहीं कर पाते थे. सो ये सारी चीजों ने इट लेड टू इक्वालिटी, जो कि पॉलिटिकल टर्म्स में है ना. उसके बाद एट द सेम टाइम विमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. तो जेंडर इक्वालिटी भी एक ऐसी चीज है जो आज एग्जिस्ट करती है और ओरिजिनेट करती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. फिर कई सारे लोगों को अलाउड नहीं था टू हैव देयर दे वर नॉट गिवन द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, चाहे वो प्रेस के फॉर्म में हो या वोकल फॉर्म में हो. सो राइट ऑफ एक्सप्रेशन वाज आल्सो नॉट देयर. लोग एक्सप्लॉइट होते थे बहुत ज्यादा, स्लेवरी भी कहीं ना कहीं थी. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अनदर थिंग दैट वी गेट फ्रॉम देम. तो ऐसे करके कई सारे राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि बिकॉज डिक्टेटरशिप थी और ये सारी चीज़ों की वजह से जब रेवोल्यूशन चल रहा था तो पीपल वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली. सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पीपल हैड फॉट. ओके, एंड दैट हैज लेड टू ऑल ऑफ दीज राइट्स दैट वी हैव टुडे. ये सब कुछ हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से मिला है. तो चलो फटाफट देखते हैं हमारा आंसर. सो सम ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स we enjoy today can be traced through the French Revolution are as follows. Right to equality, including equality before law, prohibition of discrimination, and equality of opportunity in matters of employment. Right to freedom of speech and expression, including right to practice any profession or occupation. Right against exploitation, right to life, right to vote, promotion of the idea of fraternity by maintaining friendly relations with foreign countries in the spirit of brotherhood. Okay guys, moving on to the next question. Would you agree with the view that the message of universal rights was beset with contradiction? Explain. Of course. अब क्या मतलब है इस बात का? तो जितनी भी राइट्स मिली हैं वो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग थी. मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस ने बेसिकली जो जो डिमांड्स रखे वो क्या खुद उसे फॉलो कर रहे थे एक बार जब रिवॉल्यूशन हो गया था? वाज दैट अचीव्ड और वाज इट कॉन्ट्रडिक्टिंग इन नेचर? So if you think about it, yes, it definitely was. हमें agree करना ही पड़ेगा कि this, the message of universal rights was beset with contradictions. It was not how it was professed. जो भी whatever they were professing, whatever they were preaching was not practiced by them. बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम ये बोले कि इक्वालिटी की बात हो रही थी, इक्वालिटी कहाँ मिल रही थी लोगों को? अगर पहले हमने कहा कि ठीक है सब लोग वोट कर पाएंगे तो लोग इक्वल हो जाएंगे, नहीं. देन कैपिटलिस्ट्स केम इन, देन देयर वर स्लेव्स, देन देयर वर पुअर पीपल.
they were laborers, they were workers who were till now being exploited. तो असली इक्वालिटी तब तक नहीं आई, सिर्फ वोट करने के राइट्स दे देने से नहीं आ गए, जब तक उनकी इक्वालिटी इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं आई. करेक्ट. सो दैट इज वन थिंग दैट वी अंडरस्टैंड कि सिर्फ वोटिंग राइट्स दे देने से लोगों को राइट्स नहीं मिल गई थी इक्वालिटी की. दे वर स्टिल नॉट रियली इक्वल इन द सोसाइटी. देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन. करेक्ट. उसके बाद क्या था, यहां पे भी वोटिंग राइट्स हमने हर एक इंसान को नहीं दी, सेलेक्टिव क्लासेस को मिल रही थी, वुमेन को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी. उनकी तरफ अभी भी डिफरेंशिएशन हो रहा था वोटिंग राइट्स के साथ साथ वेजेस में भी. चाहे एक इंसान, एक अ मेल मेंबर एंड अ फीमेल मेंबर वर्किंग फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग ऑन द सेम टास्क, excuse me, were given different wages. So that was another problem. Correct. उसके बाद क्या था, फ्रेंच वॉर्स जितनी भी हो रही थी, जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही थी, द होल आइडिया वॉज ऑफ इक्वालिटी एंड लिबरेशन, लोगों को लिबरेट करना. बट फ्रांस ने ऐसा नहीं किया. जीतने के बाद वो इनफैक्ट लोगों को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करते गए, अपनी कॉलोनीज बढ़ाते गए. नॉट जस्ट दैट, स्लेवरी भी फुल ऑन चल रही थी. ठीक है, अमेरिका एंड फ्रांस ने मिलकर के इतने सारे स्लेव्स को लेकर के आ गए थे दैट स्लेवरी वॉज ऑल्सो देयर. And all of this makes it contradicting in nature. So yes, the message of universal rights was beset with contradictions. The revolution came about with the support of the common man, the city poor and the peasants. The right to vote and elect representatives did not solve their problem. Real equality could come only with equal economic equality. Right to vote was given only to selected persons who paid taxes and to set to set at least 3 days of laborers' wage. Women did not enjoy the same political rights, right to vote and hold political offices like men, nor were their wages equal to men. The French wars, which began in the name of liberty and equality, ended in French becoming conquerors instead of liberators. It continued to hold and expand its colonies. Slave trade and exploitation of slaves to serve vested interest was another harsh contradiction. Guys, don't forget, now you can learn SST with me in English on our new channel 9th and 10th English, Vedantu 9th and 10th English. So make sure that you are going on this channel and subscribing to the channel so that you can find more and new content over there in English. जो लोग हिंदी समझते हैं बच्चा, आपके लिए भी वहां पे सीखने को बहुत कुछ है. Not everything is going to be the same as here. Okay, moving on to the next question. How would you explain the rise of Napoleon? तो नेपोलियन कहाँ से आए? सो बच्चों, नेपोलियन कैसे उनका राइज हुआ, उसका जवाब तो फ्रांस में ही था, उन लोगों के पास ही था, उन रेवोल्यूशंस में ही था. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हुई रेवोल्यूशन जब हो गया, एक जो प्रॉब्लम हुई कि हर एक गवर्नमेंट को, डिक्टेटर को हटा दिया, गवर्नमेंट को हटा दिया, सब कुछ हो जाने के बाद नाउ देयर वाज नोबडी रियली टू कीप अ होल्ड ऑन द गवर्नेंस. तो क्या हुआ इसका रिजल्ट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी सोसाइटी में. तो ऑब्वियसली वहां पे बिल्कुल एक जगह थी कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान आकर के उस जगह को ऑक्यूपाई करके इन सब चीजों को कंट्रोल में ले सके, बिकॉज समवन वाज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज दिस. द अपॉर्चुनिटी वाज ओपन. Now Napoleon was a brilliant general and he knew how to use his army. So he used his tactics and filled that space. Not just that, जैकोबिन गवर्नमेंट का जब फॉल हुआ, जब जैकोबिन गवर्नमेंट लोगों ने कहा कि नहीं ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है, इस इंसान से तो अब हम और नहीं झेल सकते हैं, उसको रिप्लेस किया नेपोलियन ने. और जो भी जैकोबिन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस की थी, उसकी वजह से काफी क्लैशेस होती रहती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और डायरेक्टरी में, और लोगों ने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड इट वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू हीरो टू एंटर, और देन एंटर्ड नेपोलियन. अब नेपोलियन ने क्या किया, उन्होंने काम भी बड़ा कमाल किया था ना. ही वाज पार्टली हीरो, पार्टली विलेनियस इन नेचर. ऑफ कोर्स ही ब्रॉट द he destroyed the republic and he did become a dictator, but he did a lot of good work for the people as well. And I think that's you would agree कि ये एक रीजन था कि लोग उसे सपोर्ट भी करने लग गए थे. उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड पेमेंट एंड एवरीथिंग, करेंसीज, all of that.
जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी पहले. Of course, he also was not in favor of the feudal system. He was not in favor of the privileges by birth. There were a lot of things that he did not agree to, which Jacobin government in fact agreed or were fine with. Now, Napoleon himself broke a lot of things and changed it for people जो वो revolution से चाह रहे थे, जिसके लिए वो fight कर रहे थे, जो कि जैकोबिन गवर्नमेंट ने नहीं किया. सो इस वजह से नेपोलियन कुड राइज, बट एट द सेम टाइम ही वाज अ ग्रेट एज आई टोल्ड यू आर्मी जनरल. नेबरिंग कंट्रीज पे, फ्रांस पे, सब पे प्रॉपर रूल कर पाया था ये इंसान. राइट, सो लेट्स क्विकली लुक एट द आंसर. French Revolution. The causes of the rise of Napoleon lay in French Revolution itself. As happens in the revolutions, there was a political and economic instability in France, and there was a struggle for power. The new constitution directory. After the fall of the Jacobin government, a new constitution was introduced. The directory often clashed with the legislative councils. This was responsible for political instability. Napoleon took advantage of the situation and became a dictator with the help of army. In 1804, he crowned himself as the Emperor of France. Point number 3, victories of Napoleon. Napoleon was a brilliant general and used his armies to conquer and dominate all the neighboring countries except Britain and Russia. Glorious victories of Napoleon in wars made the French realize only a soldier's sword called restored discipline and respect for authority and a stable government. Point number 4 was definitely his work, his contribution. He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weight and measures provided by the decimal system. All this made him one of the rulers of France. And with this, we are done, guys. Don't forget that all of this discussion and everything you can find in a better way in live classes by being a part of the Vedantu Pro subscription. जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स, नोट्स, इनफ नंबर ऑफ टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस, आपके लिए प्रॉपर शेड्यूल, चॉइस ऑफ लैंग्वेज, ये सब कुछ सॉल्व हो गया है. अब आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन, एंड यू विल हैव प्लेंटी ऑफ लाइव क्लासेस, माइक्रो सेशंस, क्रैश कोर्सेज, in class live performance reports and personalized attention. ये सब कहाँ मिलेगा हमें? The link in the description box and the pinned comments that you're getting right now. और आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट इस सब्सक्रिप्शन के साथ. कैसे? आपको फटाफट से अप्लाई करना है ये कोड ANKPRO. जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे बच्चों, you have to choose your grade, you have to choose your board, you can find all the details over there after that, and then you just have to click on the get subscription button. वहां पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन का. वहां पे आपको अप्लाई करना है कूपन ANKPRO. जैसे ही ये कोड अप्लाई करोगे मिल जाएगा बहुत अच्छा 20% का डिस्काउंट. राइट, सो मेक श्योर कि आप जाओ और वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लो, और फिर साथ में आई विल सी यू इन द लाइव क्लासेस. एंड विद दिस वी आर डन विद द सेशन. आपको अच्छा लगा तो फटाफट से हिट कर दीजिए लाइक बटन. मेक श्योर गाइस यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. कैसे सब्सक्राइब करेंगे? वो बेल आइकन पे क्लिक करके. और इससे क्या होगा, जैसे ही अगला सेशन आएगा प्यारे प्यारे बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना. चलो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइज. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. हैव अ नाइस डे अहेड.